हेलो एवरीवन। सो बच्चे लोग कैसे हो? सब ऑल गुड? आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड आप लोगों ने इससे पहले दोनों के दोनों वीडियोस पार्ट वन एंड पार्ट टू पूरा देख लिया होगा। बिकॉज पहले पार्ट वन एंड पार्ट टू आप लोगों ने अगर देखा होगा तो हो सकता है आपके कुछ कुछ डाउट्स आए हो वहां से, एंड कुछ स्टूडेंट्स ने अपने अपने डाउट्स पूछे भी हैं जिनको मैं ट्राई करूंगी आज के सेशन में हम सबके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। एंड इस चैप्टर को आज फाइनली हम लोग फिनिश कर देंगे। इसके बाद बच जाते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अगेन वही एमटीजी की बुक से भी सॉल्व करने वाले हैं, डॉक्टर ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, एक बार ना मैं आपको थोड़ा सा ना रिकैप करा देती हूँ कि हमने ना अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, सो दैट आज के लेक्चर को आप पहले दो लेक्चर से ना रिलेट कर पाओ इजीली, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन वाले सेशंस में। चलो देखो, देखो बच्चों, अब चैप्टर का नाम तो हम लोगों को बताइए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे फर्स्ट वन पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है, कितने कितने टाइप के एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन देखा था, उसमें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, आपके पार्शियल कन्फॉर्मर्स, या फिर आपके ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे। फिशेस को फ्रेश वाटर से उठा के मेरीन में लेके जाएंगे तो उसके अंदर क्या इफेक्ट आने वाला है। हमने फिर एक कंगरू रेड के बारे में पढ़ा था, देन हम लोगों ने कैमल के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद किडनी पे हम लोग आए थे कि फाइनली हम लोगों को क्या पता है कि यूरिया साइकिल हमने देखा था कि जो हमारी लीवर है, लीवर की हिपेटोसाइट सेल के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। एंड यूरिया इज अ बाई प्रोडक्ट, यूरिया वहां पे एक बाई प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो रहा था। फिर उस यूरिया को हम लोगों ने हिपेटोसाइट से उठा के कहाँ तक लेके आए थे, किडनी तक लेके आए थे। किडनी ही क्या करेगा, इस यूरिया को फिल्टर आउट करने का काम करेगा। बिकॉज यूरिया अकेला यूरिया नहीं है, यूरिया ब्लड के अंदर मिक्सअप है। अब मेरे को क्या करना है, ब्लड के अंदर से यूरिया को अलग निकालना है, और ब्लड के अंदर जितने एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उन सबको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराना है। यूरिया को सिर्फ एक्सक्रीट आउट मेरे को कराना है यहाँ पे। तो उसको फिल्टर करने का काम कौन करेगा, हमारा किडनी करेगा। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन था, हमारा नेफ्रॉन था। नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट्स हम लोगों ने देखा था। द फर्स्ट वन इज रीनल कैप्सूल एंड रीनल टिब्यूल। रीनल कैप्सूल के अंदर हम लोगों ने ग्लोमेरुलस देखा था। रीनल टिब्यूल के अंदर मेरे पास पीसीटी था और डीसीटी था। नेफ्रॉन के कुछ पार्ट तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में था, नेफ्रॉन का कुछ पार्ट मिडुलरी रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी टाइप से हम लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। फिर किडनी के अंदर देखा, दो किडनीज होती हैं, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप होती है, रेट्रोपेरिटोनियल होती है। फिर किडनी के अंदर लेयर्स थे हमारे, कुछ 15 से 20 मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट थे वहां पे। फिर वहीं पे आपका मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स, उसकी तीन कवरिंग्स होती हैं, एक उसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, एक उसको शॉक्स वगैरह से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इस टाइप से हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद टू पेयर्स, यूरेटर, यूरेटर के बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपका यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी डेट्रूसर मसल्स प्रेजेंट होती थी जो उसके कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करती थी। यूरेथ्रा के अंदर दो स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते थे, एक्सटर्नल स्पिंक्टर एंड इंटरनल स्पिंक्टर। एक्सटर्नल स्पिंक्टर किससे बना होता था, वॉलेंट्री मसल से, मतलब आपका स्केलेटल मसल से बना होता था। और इंटरनल मसल जो कि इनवॉलेंट्री था तो किससे बना होगा, आपके स्मूथ मसल से बना होगा। यहां तक हम लोगों ने सारी स्टोरी पढ़ी थी। अब इस चैप्टर को अगर आप लोगों को अपने माइंड में एकदम क्लियर स्टोरीज की समझनी है ना, मतलब पूरा इमेजिन करते हुए चलना है इस चैप्टर को, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड में एक चीज क्लियर रखो कि मेरे को क्या करना है, ब्लड के अंदर से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको निकालना है, उसको बॉडी से बाहर थ्री आउट करना है, और उस ब्लड के अंदर जितने एसेंशियल पार्ट्स है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराना है। ये पार्ट सबको क्लियर है या नहीं है? अभी सबसे पहले ना मैं आप लोगों के लास्ट लेक्चर से डाउट्स एक बार देख लेती हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स में। तो अभी कोई मेरे को बताएगा मैंने आप लोगों को कितने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स बताए थे? टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स बताए थे ना। द फर्स्ट वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द सेकंड वन इज जस्ट अ मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अब इसी को थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को और क्लियर करने का ट्राई करती हूँ। जैसे कि सपोज करो एक डायग्राम बना रही हूँ बड़ा अच्छा सा, उस डायग्राम से समझेंगे हम इसको। ये मेरे पास क्या है, मेडुलरी पिरामिड। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये मेरे पास मेडुलरी पिरामिड है, इसका कुछ पार्ट आपका ऊपर वन वाला कॉर्टेक्स एंड दिस वन इज मेड्यूला, ऐसे ही प्रेजेंट होता है ना। अब हम बनाते हैं यहाँ पे नेफ्रॉन।
देखो जरा, सभी इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम आई है तो। देन अब देखो डायग्राम ना थोड़ा सा मेसी आप लोगों को लग रहा हो, क्यों मेसी लग रहा हो मैं बताती हूँ। देखो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बच्चों जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, उस कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है। कलेक्टिंग डक्ट सिर्फ एक के लिए कलेक्टिंग डक्ट नहीं, मतलब एक नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट ये नहीं कि सिर्फ उसी पे राज चलने वाला है उसका। एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारी नेफ्रॉन्स के डीसीटी कनेक्टेड होते हैं, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कनेक्टेड होते हैं। तो मैंने ना इस डायग्राम में आपको वही दिखाने का ट्राई किया है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, इससे हमारे ये जो दूसरी वाली नेफ्रॉन है ना, इसका डीसीटी कनेक्टेड है। ऐसे इस डायग्राम को आपको समझना है, या फिर अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये मैसी लग रहा है ना, मैं इसको नीचे की साइड से बना देती हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा फिर। ये लूपोफेनले एंड देन ये डीसीटी ऐसे कनेक्टेड हो गए। इस टाइप से आपको कुछ दिखाना है, बस क्या करना है आपको, एक कलेक्टिंग डक्ट से दो नेफ्रॉन्स को ऐसे कनेक्टेड कराना है। अब एक चीज आप देखोगे, ये वाला पार्ट है मेरे पास डीसीटी, डीसीटी को मैं लेके आई किसके पास, कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट कराने के लिए। एंड दिस वन पार्ट इज नोन एज, बीच में आपका वही, इसमें एफरेंट और इफ्रेंट भी दिखा देते हैं। इधर से मेरे पास एफरेंट आर्ट्रियोल आया एंड दिस वन इज इफ्रेंट आर्ट्रियोल। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है बच्चों, जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है ना वो थिक होता है, और एज या फिर ऐसे समझ लो डायमीटर जो होता है एफरेंट, आने वाला जो ब्लड है जिसके थ्रू आ रहा है ब्लड, उसका डायमीटर थिक होगा, और जिसके थ्रू जा रहा है उसका डायमीटर थिन होगा। तो एफरेंट को हमेशा बनाएंगे हम लोग थिक, और इफ्रेंट को बनाएंगे हम लोग थिन। याद रहेगा, ये हमारे पास अगेन वही ऐसे बना दो यहाँ पे भी, और बीच में एक ग्लोमेरुलस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहीं से एक और नया कंसेप्ट हम समझ सकते हैं। ये वाला पार्ट देखना, सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करो। अब इस वाले पार्ट पे फोकस करने से पहले मेरे को जरा ये बता दो, मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स में दो टाइप्स की नेफ्रॉन्स बताई थी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन जिसका मेजर पार्ट कॉर्टिक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट है, और सेकेंड वन वाली मेरी मेडुलरी नेफ्रॉन, मेडुलरी नेफ्रॉन या फिर जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी हम उसको बोल रहे थे, उसका मैक्सिमम पार्ट किसके अंदर प्रेजेंट है, मेडुलरी रीजन के अंदर प्रेजेंट है। फिर वही उसके अंदर वासा रेक्टा नहीं होता, एक के अंदर वासा रेक्टा होता है। इस टाइप के हम लोगों ने डिस्कशंस किए थे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि मेरी जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है ये इमरजेंसी में वर्क करती है, वर्क इन द केस ऑफ इमरजेंसी, बट कॉर्टिकल वाले नॉर्मल कंडीशंस में वर्क करती है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी आया कि मैम इमरजेंसी में वर्क कैसे करती है, वो आपने नहीं समझाया, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि आपका ये हमारी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वर्क्स इन इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी वाला केस कौन सा है, कौन सी इमरजेंसी में, फिर से मैंने एनर्जी लिख दिया लिख लेना इसको, इमरजेंसी। अभी से लिखा है ना। तो अब मैंने बोला बच्चों ये वाला जो पार्ट है ना बीच का, इस पे फोकस करो थोड़ा सा। अब इस पे फोकस करने के लिए मैं इसको ना डायग्राम को अलग से बनाती हूँ, ताकि सिर्फ फोकस हमारा उसी पार्ट पे जाए। अब कैसे फोकस करने, ये देखो, ये मेरा बॉमेन कैप्सूल, पैराइटल लेयर होगी, विजरल लेयर होगी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर। और इसी के अंदर आपका इधर से आ रही होगी एफरेंट आर्ट्रियोल, और बीच में बनाया गया ऐसे एक नेटवर्क, आपका बड़ा सा ये नेटवर्क मैंने दिखा दिया। एंड इधर से जाएगी इफ्रेंट, एफ्रेंट का डायमीटर थिक बनाना है, इफ्रेंट का डायमीटर थिन बनाना है।
अब इसी के जस्ट ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट है, देखो फिर से डायग्राम पे जाओ पीछे, यहीं पे क्या प्रेजेंट है, ये आपका डीसीटी, इसी के कांटेक्ट में। ऐसे ही मैंने सपोज करो यहाँ पे ऐसे डीसीटी बना दिया, ये रहा डीसीटी का एक सेक्शन बना रही हूँ, सिर्फ अभी मैं सिर्फ सेक्शन बना रही हूँ। तो नीचे वाला पार्ट हमारा माल्फिजियन कॉर्पसल एंड ऊपर वाला डीसीटी। अब क्या समझना है हमें इनको, ये देखो इनके अंदर बच्चों कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूं हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, तो एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर मैक्सिमम सेल्स प्रेजेंट होती है, ऐसे देखो ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल्स का नाम क्या होगा, एनीवन नोस, कोई आइडिया किसी को? इन सेल्स को क्या बोलेंगे? सेल्स बनती कैसे? सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर, बिकॉज एफरेंट आर्ट्रियोल क्या है, एक इनवॉलेंट्री पार्ट, आर्ट्रियोल सारी इनवॉलेंट्री होते, तो किससे बनी होंगी? स्मूथ मसल्स से। तो ये सेल्स कैसे बने हैं? हमारे स्मूथ मसल्स के मॉडिफिकेशन से बने हैं, स्मूथ मसल्स के मॉडिफिकेशन से बने हैं। और इन सेल्स को हम बोलेंगे जे जी सेल्स। जे जी मतलब जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, लिख लो इसकी फुल फॉर्म भी, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। इतना क्लियर है? अब आते हैं जरा डीसीटी पे। अब डीसीटी के अंदर भी आपके ऐसे ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखो यहाँ पे भी हमारे सेल्स प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये मत समझना है आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन आएगा। इन सेल्स को, जो डीसीटी के सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं मैक्यूला सेल्स। अब यही सेल्स क्या करते हैं, यही सेल्स हमारा, यही सेल्स क्या करता है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इमरजेंसी वाला रूल। इमरजेंसी में कैसे वर्क करता है ये वो समझना है हम लोगों को। तो अभी हमें देखना है कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी हमारी बॉडी के अंदर जिन कंडीशंस में वर्क करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट है जेजी सेल्स और ऊपर है मैक्यूला। इन जेजी सेल्स प्लस मैक्यूला सेल्स को कंबाइंड फॉर्म में, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, लिखो इसको नोट बना के, जेजी सेल्स प्लस मैक्यूला सेल्स, इन दोनों को मिला के ही हम बोलते हैं बच्चों जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब इसका फंक्शन क्या होता है इस एपरेटस का? अब इस एपरेटस का फंक्शन देखो। अब फंक्शन मेनली कौन करता है? जो ये हमारी जेजी सेल्स है ना, इन जेजी सेल्स का कोई फंक्शन होता है। कैसे फंक्शन होगा? बिकॉज ये जेजी सेल अपने अंदर से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करती है। कैसे रिलीज करती है ये देखो, जेजी सेल्स रिलीज सम हॉर्मोन्स। कौन कौन से? 3 टाइप के हॉर्मोन्स हमें यहाँ पे पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज रेनिन, second one erythropoietin, erythropoietin and then calcitriol। इमरजेंसी कैसी होगी देखो, सबसे पहले रेनिन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे कंफ्यूज होता है, एक होता है RENNIN जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है मिल्क प्रोटीन के लिए, और ये है RENIN जो कि किडनी सिक्रीट करती है, किडनी की जेजी सेल्स। दोनों में डिफरेंस याद रखना, रेनिन स्टमक में सिक्रीट होता है और सिंगल एन वाला जो रेनिन है वो किडनी सेल्स के अंदर सिक्रीट होता है। अब रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? आपके किडनी से सिक्रीट होता है, और ये रेगुलेट करता है क्या? इट रेगुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो किसी वजह से कम या ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में हमारी जेजी सेल्स रेनिन सिक्रीट करेंगी, और रेनिन से क्या करेगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन कराने का काम करेगा। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होगा उस केस में भी हमारा रेनिन वर्क करेगा। फिर आता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन के बारे में हमें सिंपल सी चीज ये बताइए, एरिथ्रोपोइसिस कराता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब सपोज करो मैंने किसी ब्लड डोनेशन बैंक में जाके ब्लड डोनेट किया, ठीक है। अब ब्लड डोनेट करने के बाद अचानक से क्या, मेरा ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। अब जेजी सेल्स को सिग्नल मिलेगा कि बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, जल्दी से आप एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करो, तो एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करने लग जाएगा, एंड यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका एरिथ्रोपोइसिस
एंड ये फॉर्मेशन कराने लग जाएगा न्यू आरबीसीज का। ये होगा। तो हुई ना इमरजेंसी वाले, हमेशा थोड़ी ना ब्लड डोनेट करेंगे, फिर अचानक से बॉडी के अंदर से ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होने लग जाए या ब्लड डोनेट कर रहे हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं, बट इमरजेंसी वाले केस है। ऐसे ही कैल्सिट्रायोल, कैल्सिट्रायोल आपको याद रखना ये एक हार्मोन है। इसका काम क्या होता है, इट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। देखो कैल्सिट्रायल हो तो मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम से इसका काम होगा। कैल्सिट्रायल के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, कहां से, फ्रॉम गट, हमारी एलिमेंट्री कैनाल से। सपोज हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी वाले केस में भी हमारी जेली सेल एक्टिवेट होंगी, कैल्सिट्रायल रिलीज करेंगी और हमारे फूड से मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम को, मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराएंगी, हमारे ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब कराएंगी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? तो ये वाली स्टोरी हम लोगों को समझ में आ गई कि इमरजेंसी वाला केस कैसा था। अभी आई गेस आप लोगों को डाउट नहीं होगा जो मैंने आप लोगों को इमरजेंसी टर्म यहाँ पे बताया था। क्लियर है सबको? अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों को, लास्ट सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को मैंने यूरिन फॉर्मेशन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस समझाया था। वहां पे भी बच्चों के थोड़े से डाउट रह गए थे, तो मैंने उसको एक बार जल्दी से रिकैप करा देती हूँ, ताकि जो भी आप लोगों के डाउट होंगे ना उस पॉइंट से वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। बिकॉज हम लोगों ने पूरा किडनी अच्छे से पढ़ लिया था, पूरे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अच्छे से देख लिया था, कौन से पार्ट में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये सब भी लिख लिया था। मेन इस चैप्टर में चीज क्या आती है, एक तो काउंटर करेंट मैकेनिज्म में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सिक्रीशन कैसे होता है इसमें। हाँ एक क्वेश्चन और था बच्चों का, मैम रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में क्या डिफरेंस है, किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका सिक्रीशन होगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको भी हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, तो यूरिन फॉर्मेशन का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारा ब्लड है, ब्लड के अंदर यूरिन है, मतलब यूरिया है ब्लड के अंदर, मेरे को उसके अंदर से क्या करना है, ब्लड में से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव कराना है। अब उसको रिमूव कराने के लिए 3 स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो करती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाए हैं। द फर्स्ट वन स्टेप इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर हम इसको यूरिन फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप आएगा मेरे पास रीएब्जॉर्प्शन, एंड द थर्ड वन इज सिक्रीशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे लिख लो बच्चों, सिक्रीशन जो होगा हमेशा एक एक्टिव प्रोसेस होगा। क्यों हमेशा ये एक्टिव प्रोसेस होगा, बिकॉज ये हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये काम करने वाला है, इसलिए हमेशा ये एक्टिव प्रोसेस होगा। इसको यहीं पे लिखोगे तो याद रहेगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ा था, कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा होता है उसको देखो, या फिर इसको यूरिन फिल्ट्रेशन भी दिख रहा था हमने। अब क्या हो रहा था यूरिन फिल्ट्रेशन में, पूरा डिटेल में नहीं करेंगे बिकॉज मैं इसको पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, बस एक बार छोटा सा देख लेते हैं। ऐसे हम लोगों ने आपका ये बॉमन कैप्सूल बनाया, इधर से एफ्रेंट और इधर से हमारा ईफ्रेंट वाला जा रहा है। यहाँ पे हमारे ब्लड कोलाइडल थे, ब्लड कौन से रेट से आ रहा था हमारा, GFP ब्लड फिल्ट्रेशन। प्रेशर कितना था आपका 55 mmHg था। यहाँ पे जो हमारे कॉर्पसल्स थे वो एक प्रेशर लगा रहे थे जिसको हम BCOP बोल रहे थे, वो था हमारा 30 mmHg। और नीचे से हमारा जो कैप्सूल था ये भी एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रहा था जिसको हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। दिस वन इज 15 mmHg। दोनों के दोनों हमारे नेगेटिव में होते हैं। सिर्फ फॉर्मूले पे क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पे देखा गया है आप लोगों का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मेरे को नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना है कि फिल्ट्रेशन किस प्रेशर से होगा, तो वो होगा आपका GFP माइनस BCOP प्लस CHP, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 10 mmHg। ये हमारा ऐसे फिल्ट्रेशन हुआ था। अब इसके साथ साथ जहाँ पे जैसे हमारा ब्लड आ रहा है तो कितने फ्लो से उसका फ्लो कितना है, फ्लो ऑफ ब्लड, ये तो प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्लो की बात करेंगे कि कितने टाइम में कितना ब्लड आ रहा है उसकी। ठीक है, तो हमारा फ्लो ऑफ ब्लड, अरे यार क्या लिख रही हूं मैं, फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लो कितना है 1100 से 1200 ml।
था आपका पर मिनट, 1 मिनट में इतना आ रहा था। और इसमें से ब्लड में से अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेट जो बनेगा हमारा पर मिनट, मेरे पास इतना ब्लड आ रहा था, उसमें से फिल्ट्रेट सिर्फ कितना बनता है 125 ml पर मिनट बनता है हमारा। और अगर हम इसको डे के अकॉर्डिंग निकालें तो इट विल 180 लीटर पर डे आपका ये हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR हम इसको बोलेंगे। तो इसका मतलब देखो टोटल 180 लीटर पर डे हमारा बन रहा है, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ 99% और 1%, 99% तो हो जाएगा रीएब्सॉर्ब और 1% ही कन्वर्ट हो जाएगा आपका यूरिन के अंदर। और वो भी कितना होता है, एनसीईआरटी लिखती है 1.5 से 1.8 लीटर पर डे यूरिन होता है जो एक्सक्रीट आउट होता है पर डे। इतना यहां तक क्लियर है सबको या नहीं बताओ। देन यहां तक 99% रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ जाता है यहां से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला लिख लो डायरेक्टली, GFF इज इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइडेड बाय ग्लोमेरुलर प्रेशर फ्लो, GPF। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है देखना जरा, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है हमारा, फिल्ट्रेशन बनने का रेट 125 ml, तो ये हुआ मेरा 125 ml। और ग्लोमेरुलर प्रेशर फ्लो, ग्लोमेरुलस के अंदर जो आपका ब्लड आ रहा है कितने प्रेशर से आ रहा है, ब्लड आ रहा है 110 के, और उसके अंदर से हमें सिर्फ और सिर्फ कौन पास आउट होगा, प्रेशर, उसका प्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ब्लड के अंदर से क्या होता है सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है, मतलब जितने भी स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वही पास आउट होते हैं, बाकी लार्ज वाले वहीं पे रह जाते हैं। तो हम इसको लेते हैं आपका 650 ml पर मिनट, तो ये आपका 1/5 के आसपास आ जाएगा अप्रॉक्स, अगर आप इसको माने तो 20%। एंड ये 650 में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको लिख लो, दिस इज द फ्लो ऑफ प्लाज्मा, और ये अप्रॉक्स होता है आपका 55% ऑफ ब्लड। ब्लड का कितना था हमारा 1100 से 1200 के आसपास था, तो 1112 से 1200 के आसपास ब्लड आ रहा था। और अगर हम उसमें सिर्फ प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का 55, मतलब पूरे ब्लड का 55% फ्लो हमारे प्लाज्मा का होता है, प्लाज्मा ही फिल्टर आउट होके यूरिन बनाता है, इसको याद रखना है। ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तने यहाँ तक सबका बताओ। तो अगर ये वाली चीज क्लियर है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो अब हम चलते हैं हमारा रीअब्जॉर्प्शन वाले पार्ट पे। अब मैं आपको मेनली डिफरेंस बताती हूँ रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा डायग्राम, अब देखना बच्चे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी चीज समझना, जैसे कि अगर मैं आपकी नेफ्रॉन में बात करूं तो नेफ्रॉन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन मेनली कौन से पार्ट से होगा, या तो हमारा पीसीटी से होगा। देखो सबसे पहले मेरे पास पीसीटी से होगा, पीसीटी के पास बाद मेरा लूपोफेनले, लूपोफेनले में डिसेंडिंग और असेंडिंग, फिर उसके बाद आएगा मेरा डीसीटी एंड देन आएगा मेरे पास कलेक्टिंग डक्ट। इन चारों के रिस्पेक्ट में मेरे को बात करना है। अभी पीसीटी की अगर मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊं तो पीसीटी किससे बना होता था, पीसीटी आपका बना होता था ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, जिसके अंदर माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने का काम कर रहा होता था। ये तो करता था ना एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने का। तो चलो एक बार ना इसको पीसीटी, लूपोफेनले, डीसीटी और सीटी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग प्रॉपरली नोट्स बना पाओ यहाँ से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पीसीटी से। अब मैं आप लोगों को रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों समझाने वाली हूँ बहुत अच्छे वाले वे में। तो सबसे पहले लिखो पीसीटी, जितनी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना उसी को रिकैप करेंगे और उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया था पीसीटी क्या करता है आपका 70 से 80% वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है, लिखवाया था नहीं लिखवाया था। इसके अलावा आपके न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें मेनली क्वेश्चन आपको क्या बनेगा, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से कंपोनेंट का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, किसका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो दोनों मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देती हूँ, एक्टिव किसका होगा हमेशा, पैसिव किसका होगा।
तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जितने भी मेरे पॉजिटिव आयन वाले होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स होंगे, उन सबका एक्टिव होगा, जितने भी नेगेटिव वाले होंगे उनका पैसिव होगा, और प्लस वाटर भी। तो पैसिव में क्या क्या आएगा, मेरे एनायंस आ जाएंगे सारे। एनायंस में जैसे कि हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन हो गया, क्लोराइड आयन, और बाकी जो भी नेगेटिव कहीं भी दिखेगा नेगेटिव डायरेक्टली लिख देना, पैसिव एब्जॉर्प्शन, प्लस वाटर। वाटर का भी पैसिव होगा। एक्टिव किस किस का होगा, एक्टिव जैसे कि मेरे पास ग्लूकोज का होगा, लास्ट टाइम में लिखवाया था 100% रीएब्जॉर्प्शन इसका हो जाएगा। आपके अमाइनो एसिड्स का भी यहीं पे हो सकता है, आपकी विटामिन सी का भी मैंने लिखवाया था, प्लस विटामिन का। ये हुआ हमारा पार्ट पीसीटी के बारे में। और बाकी आपको पता ही है पीसीटी के अंदर आपकी वही ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ऐसे ऐसे एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, बिकॉज ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन करा रही है। अब पीसीटी के अंदर देखो, अच्छा हाँ, पहले मैं आप लोगों को रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन वाला पार्ट क्लियर करा देती हूँ। देखो छोटा सा ना मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये मेरे पास पीसीटी है पीसीटी। अब इस पीसीटी के अंदर, पीसीटी किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। तो इसके अंदर मेरे मतलब मेरे पास ब्लड भी है और इसके अंदर यूरिया भी है। अब क्या हो रहा है ना, एक चीज इमेजिन करके चलना कि नेफ्रॉन के अंदर जितना पार्ट है वो सारा का सारा मेरे को एक्सक्रीट आउट कराना है, नेफ्रॉन के अंदर जितना पार्ट है। अब मेरे को ये रियलाइज हुआ जब इसके अंदर से ब्लड प्लस यूरिया पास ऑन हो रहा था कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो मेरी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जिनको पास ऑन नहीं होने दे सकती बाहर, उनको रीअब्सॉर्ब कराना पड़ेगा। तो रीअब्सॉर्ब मेरे को किसके अंदर कराना पड़ेगा, उनको ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड रीअब्सॉर्ब कर लेगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। तो अब क्वेश्चन ये आएगा किस किस को रीअब्सॉर्ब कर रहा है यहाँ पे, तो लिखो इसको जल्दी से, किस किस को रीअब्सॉर्ब किया। अभी बताया मैंने आप लोगों को, रीअब्सॉर्ब का साइन देखना, बाहर रीअब्सॉर्ब करा रहे हैं, तो किस किस का है यहाँ पे, बाइकार्बोनेट आयन का है और आपके क्लोराइड आयन का है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्रीशन। अब सिक्रीशन क्या हुआ, सिक्रीशन में ये होगा कि बच्चों ब्लड ने जब एब्जॉर्ब कर लिए बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन, अब ब्लड ने ये चीज फील किया कि यार बाइकार्बोनेट और क्लोराइड के साथ ना कुछ ब्लड के अंदर अभी भी इम्प्योरिटीज रह गई हैं। अब इम्प्योरिटीज तो हम पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं करा सकते ना, इम्प्योरिटीज को तो बाहर निकालना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज रह गई हैं उन इम्प्योरिटीज को वापस से सिक्रीट कराएंगे किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। रीअब्जॉर्प्शन में जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड रीअब्सॉर्ब कर लेगा, और ब्लड के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज है वो सारी की सारी वो वापस किसको दे देगा, नेफ्रॉन के, कि आप बाहर जाओ और इसको एक्सक्रीट आउट कर दो। तो सिक्रीशन का साइन कैसा रहेगा, ऐसे। अब सिक्रीशन किस किस चीज का कराता है मेरा पीसीटी, ये आप लोगों को जब मैं सिक्रीशन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी वहां पे लिखवाऊंगी, या फिर साथ साथ ही लिखना चाहो साथ ही साथ लिख लो। तो ये तो हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन की स्टोरी। यहाँ पे नीचे की मैं आप लोगों को सिक्रीशन में लिखा देती हूँ, पीसीटी के अंदर से किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होगा एंड किस चीज का सिक्रीशन होगा। लिख लो यहीं पे, सेकेंड पीसीटी के अंदर ही आपका सिक्रीशन। तो देखो बच्चों, हमेशा याद रखना सिक्रीशन मैंने आपको बताया था एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है बिकॉज वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलने वाला है। तो यहाँ पे भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा, ऑलवेज एक्टिव होगा। ये चीजें तो आपको पता ही है। अब किस किस का रीअब्जॉर्प्शन कराया गया, जैसे कि पोटेशियम आयन हो गया, अमोनियम आयन हो गया, बिकॉज पोटेशियम और अमोनियम एक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक आयन्स होते हैं, इनको मेरे को बॉडी के अंदर नहीं चाहिए, ब्लड के अंदर नहीं चाहिए, इनको बाहर एक्सक्रीट आउट कराना है। और इसके अलावा आपके हाइड्रोजन आयन होगा, या फिर कुछ बाइल सॉल्ट हो गए, ऑक्जेलेट्स हो गया। ऑक्जेलेट सबसे ज्यादा क्या कराता है, किडनी स्टोन कराता है, इसको हम डिसऑर्डर्स में देखेंगे। या फिर आपका हाइप्यूरिक एसिड, या आपके कोई ड्रग्स वगैरह या फिर टॉक्सिन्स रह गए हैं ब्लड में, वो सब वापस से हम सिक्रीट आउट करा देंगे किसके अंदर, आपकी नेफ्रॉन के अंदर। तो कौन कौन कराया मैंने, H पॉजिटिव और आपका NH3 पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन हमारी एनसीईआरटी ये लिखती है कि जो सिक्रीशन वाला प्रोसेस, मतलब पीसीटी का काम क्या होता है ना, बॉडी की
पीएच को और ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। इसका काम क्या होता है, मेंटेन कर रहा है ये आपका पीएच भी एंड ऑस्मोटिक या फिर आयनिक बैलेंस, लिख लो आयनिक बैलेंस। अब कैसे आयनिक बैलेंस, किन के थ्रू इसने पीएच को मेंटेन किया, इसने पीएच को मेंटेन किया आपके इनके थ्रू, बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयन के थ्रू इसने पीएच को मेंटेन किया। मतलब ब्लड के अंदर अगर आपका बाइकार्बोनेट आयन कम हो गई तो इसने उसको वापस अपने पास लिया, और इसके पास अगर H पॉजिटिव ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली बात एसिडिक हो जाएगा, तो इसने वापस से इनको या नेफ्रॉन को दे दिया। और K पॉजिटिव हो गया, NH3 पॉजिटिव, इन सब के थ्रू इसने अपना आयनिक बैलेंस को मेंटेन किया। यार एरो से ध्यान रखना, देखो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो याद रखोगे तो याद रहेगा कि किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका सिक्रीशन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन किसका होगा, बाइकार्बोनेट का और क्लोराइड का, मैक्सिमम जब हम आयन से बात करेंगे। सिक्रीशन में याद रखना है H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और NH3, बाकी सारे तो ऑप्शनल है, क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन इनके वो क्वेश्चन जरूर आएगा। अब नेक्स्ट चले हम लोग डीसीटी पे। डीसीटी क्या कराएगा, लिखो जाओ, नहीं डीसीटी से पहले तो लुपोफेनले आएगा ना हमारा, तो इसको ना टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। एक साइड हम रीअब्जॉर्प्शन करा लेंगे, एक साइड हम सिक्रीशन करा लेंगे। लूप ऑफ हेनले, अब देखना है लूप ऑफ हेनले के अंदर रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होगा और सिक्रीशन किसका होगा। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अभी जरा देखो लूप ऑफ हेनले के अंदर हमको पता है एक होता है डिसेंडिंग पार्ट और एक होता है असेंडिंग वाला पार्ट। अब डायग्राम बना ले एक बार इसका भी, ये थिक पार्ट, ये हमारा थिन वाला पार्ट, ये लूप ऑफ हेनले बन गया एंड दिस वन। अब इसके अंदर क्या होगा, अब हम लोगों ने पहले पढ़ा है ये नीचे की साइड जा रहा है तो डिसेंडिंग, ये ऊपर की साइड जा रहा है तो असेंडिंग वाला पार्ट है। और ये हमारा थिन वाला पार्ट है, थिन वाला बना होता है किससे, सिंपल स्क्वैमस से, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम हम लोगों को डिफ्यूजन रीअब्जॉर्प्शन कराना है। एंड ये होता है थिक वाला पार्ट, तो थिक है तो ये किससे बना होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होगा। इतना हम लोगों को क्लियर है। डिसेंडिंग वाला पार्ट किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है। तो इसका काम तो सिर्फ वही है, वाटर को क्या करना, रीअब्जॉर्ब कराना, वाटर ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब कराना वाटर को। और आपके असेंडिंग वाले पार्ट का काम होता है सिर्फ NaCl का, आपके थिक पार्ट का भी और थिन का भी। तो रीअब्जॉर्प्शन तो हम लोगों को एकदम सिंपल सा क्लियर है, इसमें डिसेंडिंग वाला वाटर का कराएगा और असेंडिंग वाला NaCl का कराएगा। अब अगर हम बात करें सिक्रीशन की, तो सिक्रीशन के लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ। सिक्रीशन में आपको याद रखना है बच्चों, जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है, डिसेंडिंग वाले पार्ट का कोई रोल नहीं होता, डिसेंडिंग वाला पार्ट कुछ सिक्रीट नहीं कराता। लेकिन आपका असेंडिंग वाला पार्ट क्या करता है, ये अपने अंदर वापस से कुछ अमाउंट में यूरिया ले लेता है। बिकॉज अगर लग रहा है कि बॉडी के अंदर या फिर मेडुलरी रीजन के अंदर क्या हो रहा है, आपका यूरिया का अमाउंट कम है, बिकॉज यूरिया के अंदर भी एक बैलेंस बनाना जरूरी है। कि आपको लग रहा है कि जो मेडुलरी रीजन है उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होने का मतलब सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, तो क्या होता है ना, यूरिया आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है, जो डीसीटी वाला पार्ट है, वहां से निकलता है और आपका असेंडिंग वाला उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह जाती है। ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। तो लूप ऑफ हेनले क्लियर है, रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, सिक्रीशन किसका होगा। सिक्रीशन में सिर्फ और सिर्फ आपका असेंडिंग रोल प्ले करेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को सिक्रीट आउट कराएगा, बाकी कुछ नहीं कराएगा ये। लूप ऑफ हेनले हो गया। फिर नेक्स्ट वन पार्ट हमारा कौन सा आता है, यहाँ पे डीसीटी आता है। अब डीसीटी पे थोड़ी सी ज्यादा कहानी हम लोगों को पढ़नी है। डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर हम बात करें तो बच्चों अप्रोक्स 15% रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, वो भी कैसा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अभी कंडीशंस पढ़नी है, कंडीशनल
री एब्जॉर्प्शन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यहीं पे छोड़ा था कि बच्चों डीसीटी के अंदर का बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा होगा, वाटर कम होगा तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। उसी चीज को समझना, उसी का पूरा मैकेनिज्म अब लोग समझने वाले हैं कि कैसे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। अभी डीसीटी किसका बना होता है? वही सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ये हमारा बना होता है। डीसीटी किस किस चीज का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करा सकता है? 3 चीजों का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराएगा ये। सोडियम का कराएगा, वाटर का कराएगा और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट में बाइकार्बोनेट आयन का भी। गेन वही चीज, कटायन है तो कैसा होगा? एक्टिव होगा। वाटर है तो पैसिव होगा और अगेन नेगेटिव वाला है तो ये भी पैसिव होगा। इसमें तो अब कोई डाउट नहीं, जितने भी कटायन है सबका एक्टिव होगा, जितने भी अनायन है सबका पैसिव होगा प्लस वाटर। ये क्लियर है? अभी जरा डीसीटी की एक बार स्ट्रक्चर रिकैप करो। अभी मैंने आपको डीसीटी की स्ट्रक्चर बताई थी और उसके अंदर बताया था मैक्यूला सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बनाना जरा स्ट्रक्चर इसकी। ये डीसीटी का एक सेक्शन मैं बना रही हूँ यहाँ पे। इसके अंदर ये प्रेजेंट है हमारे पास मैक्यूला सेल्स। अब क्या होता है ना बच्चों, इन मैक्यूला सेल्स के पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के रिसेप्टर्स होंगे। एक वो रिसेप्टर जो इनके ऐसे सरफेस पर लगे होंगे और एक रिसेप्टर्स वो होंगे जो इनके सेल्स के अंदर होंगे। 2 टाइप के रिसेप्टर। अभी जो सरफेस पे लगे हुए रिसेप्टर्स है, किसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं? अब इसको ध्यान से समझना है। ये वाले हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ADH के लिए। इनको लिख लो, रिसेप्टर फॉर ADH। व्हाट इज ADH? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन आएगा और इनसे बाइंड अप कर जाएगा। जैसे ही इनसे बाइंड करेगा तो मैक्यूला सेल्स कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये चीज है। अब क्या होता है ना, देखो हमारे हाइपोथैलेमस, अभी यहीं से ना एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आप लोगों से इस मैकेनिज्म को समझाने के बाद। तो पहले मैकेनिज्म समझ लो, फिर मेरे को बताना ये वाला मैकेनिज्म कौन सी कंडीशन में अप्लाई होगा। तो मैकेनिज्म ध्यान से समझना। ये हाइपोथैलेमस के अंदर से क्या होगा? हाइपोथैलेमस बॉडी से रिलीज करेगा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसने रिलीज किया। ADH का ही दूसरा नाम होता है आपका वैसोप्रेसिन। ये रिलीज किया इसने। अब ये वैसोप्रेसिन कहाँ पे जाके बाइंड करेगा? सपोज ये मेरा पास है, ये जाके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा हमारी रिसेप्टर से। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा, डीसीटी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करा सकता है। मतलब इसको कंडीशन मिल गई है। कौन सी कंडीशन मिलेगी वो आप मेरे को बताओगे। फिर ये क्या करने लग जाएगा? वाटर को रीएब्जॉर्प्शन कराने लग जाएगा। मतलब बॉडी के अंदर वाटर वापस से रीएब्जॉर्ब होने लग जाएगा। तो ये वाला मैकेनिज्म कौन सी कंडीशन में फॉलो होगा? A केस व्हेन यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, B केस व्हेन यू डोंट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। कौन सी केस में अप्लाई होगा? आपकी बॉडी के अंदर वापस, मतलब आपका ब्लड जो है उसको वो वाटर को ले रहा है नेफ्रॉन के अंदर से कि भाई मुझे वाटर दो, आप बहुत सारा, आप इतना सारा वाटर एक्सक्रीट नहीं करा सकते, मुझे वाटर चाहिए। किस केस में? जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी। तो एक केस समझ में आया, जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की बहुत सारी डेफिशिएंसी होगी, उसका सिग्नल जाएगा आपके हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ADH या फिर वैसोप्रेसिन सिक्रीट करेगा, वो जाके आपके डीसीटी के रिसेप्टर्स से बाइंड कर जाएगा एंड जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा आपका डीसीटी परमिएबल हो जाएगा वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए। सिंपल मैकेनिज्म समझ में आया सबको या नहीं? तो ये तो केस हुआ A केस, जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है। लेकिन जब हमारी अच्छा वाटर की डेफिशिएंसी है तो यूरिन कैसा बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? वाटर सारा निकाल लिया हमने तो इसका मतलब वाटर यूरिन कैसा बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड। एंड में सेकेंड केस देखो, अभी ये वाली कंडीशन में, अब एक कंडीशन तो मैंने बताई, व्हेन यू ड्रिंक नेवर ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ये वाला केस। अब दूसरे केस में क्या होगा? अगेन डीसीटी बना लो, ये मैक्यूला सेल्स बना दो यहाँ पे। अब मैंने आपको 2 टाइप के रिसेप्टर्स बताए थे, एक वो रिसेप्टर जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एक वो रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपका वर्क करेगा एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड के भी कौन से वाला पार्ट? कॉर्टेक्स वाला रीजन। अब एड्रीनल ग्लैंड आपका रिलीज करेगा एल्डोस्टेरॉन
यही एल्डोस्टेरॉन आपका ये केमिकल ऐसे और ये आया और बाइंड कर गया आपके इंटरनल रिसेप्टर्स से। अब इंटरनल रिसेप्टर्स से ये जैसे ही बाइंड किया आपका डीसीटी, दिस इज योर डीसीटी, किसके लिए परमिएबल हो गया? आयंस के लिए। मतलब बहुत सारे आयंस आपके ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिए। अब ब्लड आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये वाला केस कब होगा? जब आपकी ने बहुत सारा वाटर पिया है। अब जब आप लोगों ने बहुत सारा वाटर पिया है तो इसका मतलब यूरिन कैसा आएगा? डाइल्यूट आएगा। आए दोनों केसेस समझ में सबको? तो ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ किसकी वजह से करा पाता है डीसीटी? बिकॉज इसके पास रिसेप्टर्स होता है। दो टाइप के रिसेप्टर्स होंगे, एक एडीएच के लिए, एक एल्डोस्टेरॉन के लिए। देन यहां तक ऐसे ही फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास कलेक्टिंग डक्ट। जैसे रिसेप्टर्स इसके पास प्रेजेंट है डीसीटी के पास, ऐसे ही हमारे कलेक्टिंग डक्ट के पास भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बस डिफरेंस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है, ये इसके पास भी एडीएच रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जो वाटर का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ऑल्सो रीअब्जॉर्ब, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो सकता है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ किडनी मैट्रिक्स। मतलब किडनी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया को भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कराया जा सकता है। डन, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? अभी जरा एक बार डीसीटी का, ये तो था रीअब्जॉर्प्शन वाला केस। सिक्रीशन वाले केस में क्या होगा? वापस से डीसीटी को क्या देंगे हम उठा के? अब देखना जरा डीसीटी का, अगर मैं सिक्रीशन की बात करूं बच्चों, ये मैंने बना दिया आपका डीसीटी। एरोस से ध्यान रखना, अभी अगेन एरोस से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ये एरो मतलब रीअब्जॉर्प्शन का एरो, बाहर जा रहा है सब कुछ। तो कौन कौन जाएगा बाहर? Na पॉजिटिव या फिर आपका वाटर। और सिक्रीट कौन कौन होगा? सिक्रीट के लिए डिफरेंट कलर, ये क्या क्या सिक्रीट कराएंगे हम लोग यहाँ पे जो पीसीटी के लिए कराया था? K पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ये तीनों चीजें कराएंगे। और कलेक्टिंग डक्ट के लिए किसको सिक्रीट कराएंगे? कलेक्टिंग डक्ट। एरोस ध्यान रखना, रीअब्जॉर्प्शन भी। तो ये हम करा रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन किस किस का? वाटर का और यूरिया का। एंड ये एरो बना दो, सही बनाया ना? हाँ। अब इसके अंदर कौन कौन आएगा, मतलब सिक्रीट किस किस चीज को करेगा? ये H पॉजिटिव और K पॉजिटिव। डन, सिक्रीशन वाले पार्ट भी डन हमारा पूरा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी डन। अब इसको ना जरा हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अभी आते हैं वो डायग्राम पे जो अभी हम लोगों ने पहले देखा था ना, फिर वहीं से स्टार्ट किया था सारी थ्योरीज लिखना। उसी डायग्राम से मैं आप लोगों को पूरा पार्ट एक बार रिलेट करा देती हूँ। अभी डायग्राम ध्यान से समझना है बच्चों, बिकॉज ये डायग्राम बचता है, फिर इसके बाद किडनी का रेगुलेशन बचता है, देन फिनिश हो जाएगा हमारा। एक सेकेंड बच्चों, क्या? तो देखो सबसे पहले पीसीटी वाले पार्ट पे आओ। पीसीटी के अंदर से अगेन एरो ध्यान रखना है। बाहर कौन कौन रीअब्सॉर्ब हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन, Na पॉजिटिव, H2O, न्यूट्रिएंट्स और K पॉजिटिव। सिक्रीट किस किस को कर रहे हैं, मतलब वापस अपनी बॉडी के अंदर किसको ले रहा है? H पॉजिटिव को और NH3 पॉजिटिव को। फिर ऐसे डीसीटी, NaCl, H2O बाइकार्बोनेट और अपने अंदर किसको ले रहा है? वही K पॉजिटिव और H पॉजिटिव। वही लिम्स ऑफ हेनले में डिसेंडिंग वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए करेगा और जो असेंडिंग वाला पार्ट है वो NaCl को करेगा। और इसके अलावा हमारा ये यूरिया को भी स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट कर सकता है वापस से अपनी बॉडी के अंदर। यूरिया कहाँ से निकलेगा? आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट उसको वापस से किसके अंदर देगा? मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्स से वो वापस किसके अंदर? हमारे नेफ्रॉन के अंदर जा सकता है। तो ये वाला पार्ट। अभी जरा इसी मैकेनिज्म को जो मैंने आप लोगों को काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाया था, याद है? काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसी काउंटर करंट मैकेनिज्म को मैं एक बार फिर से रिकैप करा देती हूँ। अब बहुत अच्छे से सुनना है, बाकी सारी चीजें बाद में लिखना, सिर्फ अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको समझना। अभी हमारा कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मैंने आपको कितनी बताई थी?
ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है हमारी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुलरी रीजन के अंदर आते हैं ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। ठीक है, तो अब ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का मतलब या फिर ऐसे समझ लो मेडुलरी रीजन के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो हाई होती है। तो ऑस्मोलैरिटी जैसे जैसे आप मेडुला के डीप वाले पार्ट में जाओगे ना ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा। तो ये देखो 400, फिर होगा आपका 600, देन आपका 800, 1000 एंड मैक्स तक पहुंच जाता है एकदम डीप तक 1200 के आसपास। अभी मेरा क्या हुआ, यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ से हमारे पास फिल्ट्रेट बन गया है। अब वो फिल्ट्रेट पीसीटी के अंदर आया, पीसीटी से आया कहाँ पे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। अभी उसका जो ऑस्मोलैरिटी थी वो थी 300, यहां तक आते आते ऑस्मोलैरिटी 300 है। अब जैसे वो मेडुलरी रीजन के अंदर एंटर कर रहा है, मेडुलरी रीजन के अंदर बाहर ऑस्मोलैरिटी है 400, अंदर ऑस्मोलैरिटी हो गई 300। अब क्या करेगा, बाहर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है मतलब बाहर हाइपर है, अंदर हाइपो है। वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, हाई से लो। हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, वाटर के अंदर है ना, तो इसका मतलब वाटर बाहर मूव करना शुरू कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा। तो इसीलिए जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, डिसेंडिंग लिम्ब वो वाटर के लिए परमेबल होता है। कंडीशन लग रही है यहाँ पे, वाटर के लिए परमेबल है, हो गया परमेबल। जैसे जैसे आप और नीचे आओगे, जैसे जैसे नीचे आओगे तो ये 600 हो गया, फिर कम होगा और ज्यादा वाटर लॉस करके इसको क्या करना पड़ेगा, 600 ही करना पड़ेगा। मतलब जब तब तक ये वाटर लॉस करेगा जब तक इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी, डिसेंडिंग लिम्ब की ऑस्मोलैरिटी और बाहर मेडुलरी रीजन की ऑस्मोलैरिटी इक्वल नहीं हो जाएगी। फिर नीचे आएगा 800 मिलेगा और ज्यादा वाटर लॉस करेगा, बिकॉज उसको 800 तक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी। ऐसे ही करते करते ये यू शेप में आएगा आपका। यहाँ पे आते आते ये मैक्सिमम वाटर लॉस करके 1200 तक पहुंच जाएगा ऑस्मोलैरिटी, बिकॉज उसको 1200 से आइसोटोनिक बनाना है। चलो डिसेंडिंग वाला काम फिनिश। अभी नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे तो 1200 था इसका, मतलब अंदर की बात करो भी नेफ्रॉन की 1200 मिली ऑस्मोल। अब ऊपर जाने में इसको देख रहे हो 1000 है, तो मतलब अंदर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई बाहर कम हो गई, अंदर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा बाहर ऑस्मोलैरिटी कम। तो अब वाटर कैसे फ्लो करेगा, अंदर से बाहर वाटर फ्लो करना चाहिए। अब वाटर फ्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज असेंडिंग वाला जो पार्ट है वो वाटर के लिए परमेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या होंगे, हमारे असेंडिंग वाले पार्ट से आयंस निकल के बाहर जाने लग जाएंगे, आयंस निकल के बाहर जाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो ये अपने अंदर से आयंस को रिलीज करेगा 1200 से 1000, फिर 1000 से 600, फिर 600 से वही 400 एंड यहाँ पे आते आते 300। और जैसे ये डीसीटी में जाएगा ना ऊपर, तो 300 से भी 200 मिली ऑस्मोल तक हो जाएगा। अब ब्लड की तो देखो कॉर्टेक्स वाले रीजन में ब्लड का था 300, अब डीसीटी में हो गया 200। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि पूरे नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जिसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड से भी कम हो जाती है। नेफ्रॉन में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर ऑस्मोलैरिटी ब्लड से भी कम चली जाती है, वो है आपका डीसीटी पार्ट, जिसके अंदर 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर आपकी बन जाती है। फिर डीसीटी में आएगा, डीसीटी के अंदर अगेन कंडीशन लगेगी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी के अकॉर्डिंग होगा, बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा है कम है उसी अकॉर्डिंग एल्डोस्टेरॉन और एडीएच को हम लोग रीच आउट करेंगे। वहां से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होके फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाएगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाने के बाद भी इसको दिखेगा कि यार मैट्रिक्स वाला पार्ट है जिसके अंदर यूरिया ज्यादा कम है, उसके अकॉर्डिंग वो यूरिया को रीअब्सॉर्ब एक्सक्रीट आउट करेगा। यही पूरा मैकेनिज्म चलता है। तो ये तो सिंपल हो गया। अब वासा रेक्टा की कहानी क्या आती, वासा रेक्टा की कहानी को भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं। तो मैं ना यहाँ पे बना देती हूँ हमारी वासा रेक्टा। ऐसे बनाते देखो, इसको रफ कर लेता है। एक सेकेंड, ये तो हमारे पास डायग्राम है, इसका डायग्राम में और बेटरली समझ में आएगा, उसमें बता देती हूँ। हाँ ये रहा देखो। अभी हमारी एनसीईआरटी ने मतलब क्या किया हुआ ना, एनसीईआरटी थोड़ी सी लेजी है, इस वासा रेक्टा को ना यहाँ से उठा के इसको यहाँ रखना था। अब सिंपली आप लोगों को समझना है कि जो मेरा डिसेंडिंग वाला पार्ट है, नीचे जाने वाला पार्ट है, वाटर को बाहर निकाल रहा है, उसी वाटर को कौन रीअब्सॉर्ब कर लेगा, ये रीअब्सॉर्ब कर लेगा। चलो उसी पे चलता है, यहाँ पे बच्चों को नहीं समझ में आने वाला है, यही पे समझता है। ये मैंने बना दिया वासा रेक्टा।
इसको रिलेट कर लेना, यहाँ से फिर आती है ऐसे ऐसे, एंड देन यहाँ से ऐसे, पूरा ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। अभी मैं सिर्फ ज्यादा मेसी ना हो जाए समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ से वाटर निकला, मतलब यहाँ से देखो ऐसे फिल्ट्रेट आ रहा है ऊपर से ऐसे फिल्ट्रेट, तो पहले ऊपर से नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट। जब ऊपर से नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट तो 400 600 800 ऐसे इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी, नहीं बढ़ेगी? ऑस्मोलैरिटी कैसे बढ़ेगी? बिकॉज जो ये असेंडिंग वाला पार्ट है ना, जो ऊपर जा रहा था, ये अपने अंदर से आयंस लॉस कर रहा था, NaCl। तो ये आयंस कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? हमारा वासारेक्टा एब्जॉर्ब कर लेगा। वासारेक्टा एब्जॉर्ब क्यों करेगा? बिकॉज इसको ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखना है। बिकॉज यहाँ से ब्लड आ रहा है, देखो एफरेंट से जो आया, इफरेंट के अंदर भी 300 मिली ऑस्मोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर भी 300 मिली ऑस्मोल है। जब वो 300 से यहाँ पे आएगा तो उसको आयंस एब्जॉर्ब करके अपनी ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी पड़ेगी। कहाँ से लेगा आयंस एब्जॉर्ब? जो असेंडिंग वाले निकाले थे उन्हीं को ले लेगा। फिर यहीं पे करते करते एंड तक आएगा यहाँ पे 1200, फिर 1200 से जब ऊपर जाएगा, अब इसको दिखेगा कि यार ऊपर जाते तो 1000 हो रहा है, अब क्या करे? ऑस्मोलैरिटी कम करनी पड़ेगी। इसको दिखा कि यार अभी डिसेंडिंग ने इतना सारा वाटर लॉस किया हुआ है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ से, वाटर को एब्जॉर्ब करके 1000 800 600 400 300 एंड देन फाइनली ले गया किस तक? हमारे ब्लड, फाइनली हार्ट तक लेके जाएगा एंड हार्ट उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करा देगा। बस इतना सा काम होता है हमारा, वापस से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक? सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऑस्मोलैरिटी में ध्यान रखना है, बस ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखनी है हमें, मेडुला के अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलनी है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, एरोज बना देते हैं इसमें ऐसे नीचे, देख भी नहीं रहे हैं तो ये ऐसे नीचे, दिस वन ऐसे ऊपर, यहाँ पे ऐसे नीचे, यहाँ पे ऐसे ऊपर। इसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म, देखो काउंटर करंट का मतलब वो एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये देखो एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, एक काउंटर करंट तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, एक काउंटर करंट ये हो गया। अब इधर वाली में देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, एक काउंटर करंट ये हो गया। और अगर सिर्फ वासारेक्टा को देंगे तो वासारेक्टा के अंदर भी काउंटर करंट मैकेनिज्म है। हो गया क्लियर हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म पूरा? हुआ क्लियर यहाँ तक काउंटर करंट? सभी को क्लियर है या नहीं बताओ? क्लियर? आगे चले, चलो फिर अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा पार्ट आता है बच्चों रेगुलेशन का। रेगुलेशन बहुत ध्यान से समझना है। रेगुलेशन के बाद फिर वही मिक्सचरेशन पढ़ेंगे, और मिक्सचरेशन के बाद आर्टिफिशियल करनी, देन चैप्टर फिनिश। मैक्स आई गेस 20 मिनट्स और लगने वाले हैं, 20 मिनट्स में हम चैप्टर निपटा देंगे अपना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड में ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, बिकॉज लास्ट में बच्चे यही बोलते हैं मैम ब्लैंक स्लाइड से ही पढ़ाओ, वैसे नहीं समझ आता हमको। एंड डोंट वरी, ये सारे नोट्स आप लोगों को ना मैं शेयर कर दूंगी, बस एकदम चिल आउट होके पढ़ाई करो आप लोग। तो आते हैं हम लोग रेगुलेशन पे। रेगुलेशन वैसे बहुत मैं आप लोगों को समझा भी चुकी हूँ, हाइपोथैलेमस वाला रेगुलेशन वो सब, तो मेनली वही सारी की सारी चीजें, बस जितने भी एड ऑन पॉइंट्स हैं वो सब लिख लेना है यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा हाइपोथैलेमस के थ्रू रेगुलेशन होगा। कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, वो कंडीशन जरूरी है यहाँ पे लिखना। तो हाइपोथैलेमस में लिखो बच्चों, कब हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, बिकॉज मैंने बोला था कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर कम होगा या ज्यादा होगा? जब वाटर कम हो जाएगा तो तब सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को, है ना। और जब वाटर ज्यादा हो जाएगा तब सिग्नल किसको जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड को जाएगा। अब हाइपोथैलेमस में कब सिग्नल जाएगा? सिग्नल जाएगा इफ हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम हो जाए कम। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड मतलब वही वाटर भी कम होगा। उसकी वजह से वाटर कम है तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी या ज्यादा होगी? वाटर कम है तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। और नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ब्लड की कितनी होती है? 300। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 300 से ज्यादा हो जाएगी, मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाएगी अगर 300 से ज्यादा हो गई है। अब हमें ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है।
अब ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए किसको पकड़ेंगे हम लोग, हाइपोथैलेमस को। तो मैंने यही हाइपोथैलेमस को पकड़ा और हाइपोथैलेमस के पास मतलब सिग्नल गया, इसने अपने अंदर से वही एडीएच हार्मोन रिलीज किया, एडीएच ने क्या करा, सिग्नल दिया किसको, एडीएच जाके बाइंड हो गया आपके डीसीटी के मैक्यूलर सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, सरफेस रिसेप्टर्स, उनसे बाइंड हो गया। उन्होंने क्या करा दिया, इनिशिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करा दिया। इसके अलावा ये वेसोप्रेसिन का भी काम करता है, इसका मतलब ये कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाएगा ब्लड वेसल्स ऑफ नेफ्रॉन, ब्लड वेसल्स ऑफ नेफ्रॉन की ब्लड वेसल्स के अंदर ये कॉन्ट्रिक्शन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हमारी बॉडी ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा और ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। यहाँ पे हो गया पहला रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के थ्रू, क्लियर। सेकेंड रेगुलेशन आता है जिसको हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म। ये राज वाला रास नहीं, ये रास है। रास की फुल फॉर्म रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेशन, लिखो इसकी फुल फॉर्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेशन। अभी समझना क्या चल रहा है इसके अंदर। पहले वाले का केस समझ में आ गया था, कब सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को। अब इसका सिग्नल कब मिलेगा, इफ हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है हमारा, वो क्या हो जाए, जैसे 180 लीटर पर डे बनना चाहिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में आपका। जैसे कि हम लोगों ने 125 ml वाला देखा था, 125 ml पर मिनट वाला, तो अगर वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं प्रॉपरली बन पा रहा है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा यहाँ पे, और हमारी बॉडी के अंदर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ये सारी के सारी कंडीशन जब हमारी बॉडी के अंदर बनेंगी, इससे सिग्नल जाएगा किसके पास, हमारी जेजी सेल्स। अब ये जेजी सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट थी, जेजी सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट थी, आपका ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टरियोल की स्मूथ मसल्स ने मॉडिफाई होके जेजी सेल्स बनाई थी या नहीं बनाई थी, वही सेल्स। ये सेल्स अपने अंदर से सिक्रेट करेंगी। वहां पे लिखाया था मैंने आप लोगों को रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन है, डबल एन वाला स्टमक के अंदर होता है। यही रेनिन अब क्या काम करेगा, एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन क्या है, एंजियोटेंसिनोजन एक हार्मोन है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ये लीवर से सिक्रेट होता है। ये रेनिन इसके ऊपर वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट करा देगा एंजियोटेंसिन 1 में। देन अगेन यही एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा आपका एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, और इसको कन्वर्जन कराने में हमारा लंग्स हेल्प करते हैं। लंग्स से एक एंजाइम सिक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो लंग से वो सिक्रेट होता है, ये लीवर से आता है। अब ये एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड 3 फंक्शंस ये परफॉर्म करेगा। सबसे पहले ये काम करेगा पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर के जैसे, जैसे एडीएच किसकी तरह काम कर रहा था, वेसोप्रेसिन की तरह काम कर रहा था, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा। पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा, तो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा जो कि कम हो गया था। इसके अलावा ये क्या कराएगा, इंक्रीज करा देगा आपका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम ECT। ये होगा। थर्ड काम क्या होगा इसका, थर्ड वन फंक्शन होगा स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन
कहाँ से एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट होता है? फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, एड्रीनल ग्लैंड वाला जब मैकेनिज्म बताया था। अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या काम करने वाला है आपका? दिस वन एल्डोस्टेरॉन विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, लिख लो इसको भी यहीं पे डायरेक्ट, एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज कराएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम डीसीटी। दिस वन बच्चों, ये याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक हमारा रेगुलेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर रास मैकेनिज्म बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा? रास मैकेनिज्म हाइपर हो गया, मतलब बीपी कम था, उसके लिए रास मैकेनिज्म उसको नॉर्मल कराया, और रास मैकेनिज्म ही हाइपर हो गया, उसको काम है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाईली इंक्रीज हो जाता है ना, उसका सिग्नल जाता है हमारी जो ब्लड, हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनको, या हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उनको सिग्नल जाएगा। यहाँ पे भी एनसीईआरटी ने हमारा कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को देख लो, इसको नोट बना के लिख लेना। कब वर्क करेगा? इफ रास गेट हाइपर। अब ये हाइपर हुआ मतलब हमारा ब्लड प्रेशर भी हाइपर हो जाएगा, एंड जैसे ब्लड प्रेशर हाइपर हुआ, इसका सिग्नल जाएगा किसको? गिव्स सिग्नल टू वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल्स को सिग्नल गया, ये अपने अंदर से रिलीज कराएगा एएनएफ। व्हाट इज एएनएफ? एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, आई गेस एंटी नायूरेटिक या न्यूरेटिक फैक्टर यही है। इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एकदम ना आरएएस के अगेंस्ट काम करता है। तो आरएएस और एएनएफ को ना हम बोलते हैं कि एएनएफ हमारा एंटागोनिस्टिक है, वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू रास। जैसे ये हमारा रास क्या कर रहा था? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा था, हमारा एएनएफ वैसो डायलेशन की तरह काम करेगा और रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करेगा। रास मैकेनिज्म, आप शांत हो जाओ, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज रास का काम होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना। डन यहाँ तक? तो ये हुआ हमारा पूरा रेगुलेशन के बारे में। अब रेगुलेशन के बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है मिक्चुरेशन, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारा यूरिन कलेक्ट आउट कर लिया है, अब उसको बॉडी से बाहर पास ऑन कराना है। अब यूरिन देखो, रिलेट करो इस चीज को, ये किडनी ऐसी तो थी ना, ये यूरेटर, दिस वन इज यूराइनरी ब्लैडर, दिस वन इज यूरेथ्रा। ठीक है, अब हम लोगों ने यूरिन बनाया यहाँ से, और वो यूरिन आपका यूरेटर के थ्रू होता हुआ किसके अंदर फिलअप हो गया? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यूरिनरी ब्लैडर उसको टेम्पररी कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखेगा। अब स्टोर करके रखेगा, अब यूरिनरी ब्लैडर को कब पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि उसको अब यूरिन को बाहर पास आउट करना है, बाहर पास आउट नहीं करना है? ये वाली कंडीशंस में आपका नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। अब नर्वस सिस्टम, इसका मतलब हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, इसके बाहर ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। इन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब यही सारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स ही आपका मिक्चुरेशन प्रोसेस कराएंगे। मिक्चुरेशन इज द रिलीज ऑफ यूरिन, दिस इज स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब ध्यान से समझना, ये स्ट्रेच रिसेप्टर, वो तो आप लोगों को याद है, आपका यहाँ पे दो टाइप के स्फिंक्टर्स होंगे, आपका वॉलंटरी स्फिंक्टर्स, इनवॉलंटरी स्फिंक्टर। तो क्या हुआ, जैसे ही यूरिन फिल्ड आउट हो गया पूरी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो इसका सिग्नल जाएगा कि सबसे पहले सेरिब्रम को, और सिग्नल कैसे जाता है आपका? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके सीएनएस को लिख लो डायरेक्टली कि सीएनएस को सिग्नल गया, सेरिब्रम भी मत लिखो बिकॉज वहां पे फिर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा भी हम लोगों को करना है। ये लिख लो, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल गया मोटर न्यूरॉन के थ्रू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें इन्वॉल्व होंगी मिक्चुरेशन कराने में। द फर्स्ट वन इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा,
एक होगा आपका सेरिब्रम। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका कैसे वर्क करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जैसे वर्क करता है, और सेरिब्रम वर्क करता है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के जैसे, एसएनएस के जैसे, याद रखना है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मतलब खुद से होगा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक होगा सिंपैथेटिक, क्वेश्चन आता है यहाँ से इसीलिए अच्छे से पढ़ा रही हूँ उसको पूरा लिखवा के, सिंपैथेटिक, और एक होगा आपका पैरा सिंपैथेटिक। अब सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक में क्या होगा, याद रखना क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर इमरजेंसी वाली कंडीशन है, इमरजेंसी वाली कंडीशन में कौन वर्क करेगा, आपका सिंपैथेटिक वर्क करेगा। लेकिन जब इमरजेंसी नहीं है, टाइम है यूरिन को पास आउट करने में, तो होगी तब वर्क करेगा पैरासिम्पैथेटिक है। इमरजेंसी कौन, तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से फिलअप हो गया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल गया सीएनएस को, सीएनएस ने सिग्नल दिया मेडुला ऑब्लोंगेटा को। अब ये हुआ कि इमरजेंसी आ रखी है, इमरजेंसी आ रखी है मतलब ये वाली कंडीशन है कि अभी यूरिन पास आउट करना पड़ेगा, इतना ज्यादा फिलअप हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे सिग्नल आएगा तो यूरिन को बाहर निकालना है, पास आउट करना है। अब यूरिन को पास आउट करने के लिए हमें यूरिनरी ब्लैडर को क्या करना पड़ेगा, डायलेट कराना पड़ेगा। यूरिनरी ब्लैडर डायलेट होगा, देन यूरिन पास आउट होगा। पैरासिम्पैथेटिक मतलब इमरजेंसी नहीं है। अब इमरजेंसी नहीं है तो उस केस में हम क्या कराएंगे, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। सिंपैथेटिक में डायलेशन होगा, पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं। फिर आता है हमारा सेरिब्रम वाला केसेस। सेरिब्रम में क्या होगा, इसको भी लिख लो। सेरिब्रम में कौन सा नर्वस सिस्टम है, एसएनएस नर्वस सिस्टम है, और ये हमेशा वॉलेंट्री स्फिंक्टर की तरह वर्क करेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, वॉलेंट्री स्फिंक्टर के अंदर वो समझो। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे वॉलेंट्री स्फिंक्टर वर्क करेगा। वॉलेंट्री स्फिंक्टर में क्या होगा कि जब आपके पास इमरजेंसी वाली कंडीशन है, इमरजेंसी वाली कंडीशन है, सपोज जैसी कि ऐसी कंडीशन है कि आप वहां पे वॉशरूम नहीं यूज कर सकते हैं जाके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूरिन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो होल्ड करके रखने के लिए आप यहाँ पे यूज करने वाले हो वॉलेंट्री स्फिंक्टर, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा के रखेगा, यूरिनरी ब्लैडर को आपके स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करा के रखेगा। एंड इसका सिग्नल आपके ऑब्वियसली फिर जाएगा मेडुलरी ऑब्लोंगेटा को। एंड जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, जब इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी में आपका कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, जब इमरजेंसी चली जाएगी तो तभी आपका रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा देन यूरिन पास आउट होगा। केस ध्यान से रखना, पहले मेडुलरी ऑब्लोंगेटा, मेडुलरी ऑब्लोंगेटा जो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, और सेरिब्रम वाले केस में आएगा जो आपके कंट्रोल में होगा। वॉलेंट्री मींस जब भी आपकी इमरजेंसी वाली कंडीशन हो तो सिर्फ ये काम क्या करेगा, आपके वॉलेंट्री स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखने का काम करेगा। वॉलेंट्री स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट रखने का काम करेगा। जब इमरजेंसी चली जाएगी तब ये पैरासिम्पैथेटिक के पास सिग्नल जाएगा, यूरिन पास आउट होगा, अनलेस आपका तब तक सिंपैथेटिक चलता रहेगा, ये इमरजेंसी वाला केस चलता रहेगा। बस इतनी चीजें याद रखना, यहां तक आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसमें। अब आता है इसके ऊपर कुछ नेक्स्ट वन पार्ट, जिसमें से बहुत रेयर ही क्वेश्चंस आते हैं, जिस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं वही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये तो था हमारा, देखो अब तक हम लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ रहे थे कि किडनी कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। क्या हमारी बॉडी के अंदर किडनी के अलावा भी कोई दूसरे ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है? एग्जैक्टली करता है हमारे लंग्स। लंग्स किसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, CO2 को एक्सक्रीट आउट करता है। तो मतलब लंग्स का भी काम है एक्सक्रीशन करने का, किडनी का तो है, उसके अलावा लीवर का भी काम है, स्किन का भी काम है, ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अगर हम लंग्स की बात करें तो ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें ना, 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करता है पर आवर, 18 लीटर। तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 200 ml पर मिनट, एक मिनट में 200 ml, एक घंटे का निकालने ना 18 लीटर आएगा 1 आवर का। Also significantly quantity of water every day. Liver, the largest gland in our body, ये बाइल कंटेनिंग जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग, इन सब को एक्सक्रीट करने का काम करता है। पहले याद रखोगे लंग्स किसको एक्सक्रीट करता है, CO2 को, लीवर
हमारे बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, ड्रग्स, इन सबको एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। इसके अलावा स्किन भी, स्किन के अंदर दो चीजें याद रखनी है आपको, एक तो आपकी स्वेट ग्लैंड्स और एक आपकी सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, और आपकी जो दूसरी वाली ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट करता है, होता है ना, स्किन ऑयली ऑयली होते हैं, तो ऑयली स्किन किसकी वजह से, सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से हो रहा है। अब इसके अंदर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख लो बच्चों। सबसे पहले लिख लेना हमारी स्वेट ग्लैंड्स में जो स्वेट सिक्रीट होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, और सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करता है आपका सेबम, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्स लाइक सिक्रीशन होता है ये। तो लिखो स्वेट ग्लैंड्स के अंदर आपका होता है 99.5% वाटर, NaCl होगा, यूरिया होगा एंड लैक्टिक एसिड होगा। स्वेट का पीएच अगर हम बात करें 4.5 होगा। सेबेशियस ग्लैंड के अंदर आपके लिपिड्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं एंड फैटी एसिड्स हो सकते हैं। यही हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सिंपल सी बात है, अगर कोई भी डिसऑर्डर हुआ तो बॉडी के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। एक तो ये होगा कि एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है तो बॉडी के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट होगा, एक प्रोसेस ऐसा होगा बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा यूरिया पास आउट होगा। दो ही तो केसेस हो सकता है। तो देखो, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, जिस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। तो अगर आपके ब्लड के अंदर यूरिया की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है उस कंडीशन को बोलेंगे यूरेमिया। वो किसकी वजह से होता है, अगर आपकी किडनी फेलियर हो जाता है। ऐसे केसेस में हम लोगों को प्रोसेस कराना पड़ता है हीमोडायलिसिस। अभी हीमोडायलिसिस पढ़ ले एक बार क्या होता है, फिर इसको आगे देखता है। चलो पहले हीमोडायलिसिस पढ़ लेता है। तो देखो बच्चों, हीमोडायलिसिस इतना हम लोगों को पता है कब दिया जाता है, जब किडनी फेलियर हो जाता है। और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन में हम लोगों को किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है। बट इसके अंदर होता क्या है, हीमोडायलिसिस। अभी सपोज करो मेरे पास कोई पेशेंट है जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, मेरे को उसके ब्लड को प्योरीफाई करना है, ब्लड को प्योरीफाई करना है। तो मैंने क्या किया, उसका हैंड पकड़ा, ठीक है। अब बोलोगे मैम हैंड से क्या करना है, हैंड्स के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी। अभी मैं आपको हीमोडायलिसिस करना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या किया आप लोगों ने, इसकी रेडियल आर्टरी में कट लगा दिया। ऐसे कट लगाएंगे तो ऑब्वियसली ब्लड पास आउट होगा। तो यहाँ पे फिर एक पाइप लगा देते हैं ना, इंजेक्शन के थ्रू लगा देते हैं। ऐसे एक पाइप लगाया एंड उसको एक चैम्बर से कनेक्ट कर दिया। ये चैम्बर क्या करेगा, जो ब्लड आ रहा है ना वो ब्लड इस चैम्बर के थ्रू होके जाता है। अब इस चैम्बर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, चैम्बर में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन कराते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए मेंटेन कराते हैं बिकॉज यहाँ पे ना कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी ना चल जाए, कोई नया एंजाइम्स वर्क वगैरह ना करे, इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो ब्लड है वो कोएगुलेट ना हो जाए। हिपैरिन, हिपैरिन, स्पेलिंग, हिपैरिन क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट डाल देंगे यहाँ पे। ये हो गया मेरे पास हिपैरिन, तो ये चैम्बर में डाला। फिर इसके बाद इस चैम्बर को डायलाइसिस मशीन में लेके जाएंगे। ऐसे मतलब ये जो पाइप है ना, ऐसे आ रहा है ये ब्लड, हाँ से ऐसे बॉडी के अंदर से जो ब्लड आ रहा है ना, ऐसे ये इस मशीन के अंदर आएगा ऐसे बिल्कुल। एंड इसके अंदर रख के ये होगा। अब ये क्या है हमारा, ये जो यहाँ पे ट्यूब लगी होती है ना इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम आपका सेलोफियन ट्यूब। दिस इज नोन एज सेलोफियन ट्यूब। और ये सेलोफियन ट्यूब परमिएबल होती है, जैसे हमारी नॉर्मल किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा होता है ना, ये सिफेलियन ट्यूब वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कराती है। स्मॉल साइज के जो प्रोटीन है फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, लार्ज साइज वाले नहीं आएंगे। तो परमिएबल किसके लिए होगी, सिर्फ माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए, छोटे छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल होगी। इतना काम हो रहा था कि जो छोटे छोटे साइज के तो सब बाहर आ जा रहे थे और ऐसे हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि ब्लड के अंदर से जो
वाटर एब्जॉर्प्शन और जो आयंस वाला पार्ट था ना नॉर्मल किडनी करते हैं वो मिसिंग था। अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा इसके लिए क्या करें, उन्होंने क्या किया, इस डायलाइटर के अंदर एक फ्लूइड भर दिया, इसको बोल दिया डायलाइसिस फ्लूइड, डायलाइसिस फ्लूइड। और इस डायलाइसिस फ्लूइड को पता है क्या किया, इसको आइसोटोनिक बना दिया ब्लड प्लाज्मा के, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा मतलब कितना होता है 300 मिली ऑस्मोल, तो इसके अंदर भी 300 मिली ऑस्मोल वाला कोई सॉल्यूशन डाल दिया, ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक बना दिया। अब जिसकी वजह से क्या हो, ब्लड प्लाज्मा की तो आइसोटोनिक बना दिया, लेकिन जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ब्लड के अंदर उसके लिए कुछ नहीं किया। तो मतलब यहाँ से क्या होगा, जितना भी ब्लड यहाँ पे इस वाली ट्यूब के अंदर देखो, यहाँ पे ना रेड से दिखाती हूँ ऐसे, ये हमारा ब्लड जा रहा है इसके अंदर। अब ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ना उसको मेरे को बाहर निकालना है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है। तो सिर्फ मैंने इसके ब्लड के प्लाज्मा के अकॉर्डिंग ही इसको आइसोटोनिक बनाया, ताकि जिसकी वजह से क्या हो जाए, इसके अंदर जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। कौन से वाला, नाइट्रोजनस वेस्ट। यहां से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गया और फिर इसी ट्यूब को वापस से पकड़ेंगे हम लोग और किसमें, पेशेंट के हैंड से कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। बट फिर से एक चैम्बर लगाएंगे, जैसे पहले चैम्बर लगाया था 0 डिग्री सेल्सियस, अभी टेम्परेचर वापस से 37 डिग्री सेल्सियस कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे एंटी हिपैरिन, डाला एंटी हिपैरिन। और इसको पेशेंट की कौन किससे कनेक्ट करेंगे, आर्टरी से कलेक्ट करते हैं। अगर मेरे को किसी इंडिविजुअल का ब्लड सैंपल लेना होता तो उसकी आर्टरी से लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे को उसको कुछ चीज इंजेक्ट करनी होती तो वेन के अंदर इंजेक्ट होता है, बिकॉज वो डायरेक्टली आपके कहाँ तक जाती है, हार्ट तक जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूंगी किससे, रेडियल वेन से। ऐसे हमने इस पेशेंट का हेमोडायलिसिस करा दिया, मतलब इसके ब्लड को प्योरीफाई करा दिया। आज समझ में यहाँ तक, जो भी क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको बता दिया। ये सेलोफेन ट्यूब से आ सकता है, और चैम्बर 1 में क्या करते हैं, चैम्बर 2 में क्या करता है, वो क्वेश्चन आ सकता है। इसको पढ़ लेना आप लोग, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। वही सब लिखा हुआ है आपका, डायलाइसिंग फ्लूइड डाला, हैव द सेम कंपोजिशन जैसे प्लाज्मा के अंदर कंपोजिशन थी बिल्कुल ऐसी, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं डाले बाहर वाले के अंदर, तो अंदर से निकल के नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गए। पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब, ट्यूब किसकी बनी थी, सेलोफेन ट्यूब थी, और उसके अंदर मेम्ब्रेन को लिख दिया सेलोफेन ट्यूब, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग पास आउट हुए। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि हमारे डायलाइजिंग बाहर वाले फ्लूइड में नहीं थे तो अंदर से निकल के बाहर आ गए, तो ऐसे ही हमारा जो ब्लड था वो क्या हुआ, प्योरीफाई हो गया। एंड फिर उसको हमने रेडियल वेन के अंदर पास आउट करा दिया, उसके अंदर एंटी हिपैरिन डाल के। इसी मेथड से हम लोग बहुत सारे यूरेमिक पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। चलो, फिर इसके बाद आता है हमारा रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मतलब अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसको डायलिसिस एक टेम्पररी मेथड है, लेकिन अब उसको परमानेंट किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ता है। नेक्स्ट केस आता है रीनल कैलक्यूली एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रीनल कैलक्यूली का मतलब होता है किडनी स्टोन। अगर आपकी किडनी के अंदर हो जाता है स्टोन, वो किसकी वजह से होता है, जब वहां पे ऑक्सलेट एक्यूमुलेट हो जाता है। याद रखना, ऑक्सलेट एक्यूमुलेशन की वजह से ही किडनी स्टोन होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब आपकी जब ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसी को बोलता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देन रेगुलेशन वाला पार्ट, डिसऑर्डर्स वाला पार्ट। अभी जरा ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, ये इस यहाँ पे रेडियल आर्टरी, फिर यहाँ पे रेडियन वेल से कनेक्ट किया हुआ होगा। ये रहे देखो यहाँ पे हमारे चैम्बर्स बने हुए, ये डायलेट है, इसी के अंदर पूरा डायलिसिस फ्लूइड भरा रहता है। ये यहाँ पे दिखाता रहता है कि कितना % आपका हो चुका है ब्लड प्योरीफाई, कितना % नहीं हुआ है। ये पूरी मशीन का नाम डायलाइजर, प्रोसेस इज नोन एज हीमोडायलिसिस। तो यहाँ पे बच्चों हुआ हमारा फाइनली चैप्टर फिनिश। आई होप आप लोगों को एक एक चीजें समझ में आई होंगी। आई ट्राइड माई बेस्ट, लोगों को प्रोसेस बहुत इजीली क्लियर हो जाए यहाँ पे, बिकॉज प्रोसेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगेन वही जैसे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी एक बार और रीड करना है सबको, बिकॉज मैंने आप लोगों को यूरिन फॉर्मेशन वाला हैंड रिटन से पढ़ा है, एनसीईआरटी नहीं रीड करा है। एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना एंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करना, एनसीईआरटी रीड करना, देन चैप्टर फिनिश। इसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट बहुत जल्दी चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले। वैसे मैं प्लान कर रही हूँ अभी कौन से चैप्टर बचे हम लोगों के। अच्छा, इस बार आप लोग अपनी चॉइस बताना, जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम, पहले पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके डजेंट मैटर, बट आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो
अपनी चॉइसेस बताना सब मेरे को, देन मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और पहले पढ़ चुके हैं तो वन शॉट में एक बार रिवीजन कर लेंगे, कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो नया चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।